कहां तक हुआ था अभी? स्ट्रक्चर बना लिए थे ना एमिनो एसिड के, कौन सा पार्ट कर लिया था एक बार बताओ? प्रोटीन, फाइब्रस ग्लोबुलर लिख लिया था, है ना? नेक्स्ट। तो क्लासिफिकेशन प्रोटीन देख रहे थे हम, उसमें सेकंड लिखो ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस में मेंशन करेंगे सिंपल प्रोटीन्स। इसमें लिख लो सिंपल प्रोटीन्स में these proteins on hydrolysis give only alpha amino acid. These proteins on hydrolysis give only alpha amino acid. ब्रैकेट में मेंशन कर लेना why alpha amino acid, because natural occurring amino acid, ब्रैकेट में मेंशन कर लो natural occurring amino acid is alpha amino acid. वापस रिपीट कर रहा हूं, these proteins on hydrolysis give only, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, only alpha amino acid. Why only alpha amino acid? Because natural occurring amino acid is alpha amino acid. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लें इसमें कैरेटिन, मायोसिन। सिंपल प्रोटीन्स में एग्जाम्पल लिखो कैरेटिन एंड मायोसिन। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स इसमें लिखिए, प्रोटीन पार्ट हम पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, एग्जाम्पल बेस्ड है, एग्जाम्पल से याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछा गया है कि प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा, और भी एक नॉन ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन था। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है। सिंपल प्रोटीन्स पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है कॉन्जुगेटेड। तो इसमें पहले मेंशन कर लो फिर लिखेंगे आगे। दीज प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस these proteins on hydrolysis a non-protein portion, these proteins on hydrolysis give a non-protein portion known as, यहां पे लिखा है बोर्ड पर, prosthetic group. These proteins on hydrolysis give a non-protein portion known as prosthetic group. एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखना इस तरह से, प्रोटीन से ही सारे, दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन,
ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स के अलावा जो पार्ट है वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा अगला यूनिट है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक पार्ट क्या होगा? ग्लूकोज। लिपोप्रोटीन में क्या होगा? लिपिड। प्रोटीन के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। चलिए नेक्स्ट लिखें, आगे बढ़े। आगे अगला पॉइंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट और इसमें लिखेंगे फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी कुछ भी नहीं बनाना है आपको। तो फर्स्ट हमें देखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा हम टाइप देखेंगे आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और जब अगला यूनिट पढ़ोगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तीनों एक ही बात करते हैं। एक बात क्या करते हैं कि जो प्रोटीन है वो क्या होता है भाई? पॉलीमर होता है। कौन सा पॉलीमर होता है? बोलो। नेचुरल। अच्छा, पॉलीमर किसका होता है? ये अल्फा एमिनो एसिड। और अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है? खुद मोनोमर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की जाए, अगला यूनिट पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड डीएनए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बोला जाए, दोनों अपने मोनोमर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बात आ रही है समझ में? इसका मोनोमर क्या होता है? अल्फा एमिनो एसिड। The primary structure of protein is related to the sequence of its monomer unit, that is the alpha amino acid. और अगर उसकी सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल पढ़ा था, हीमोग्लोबिन पढ़ा था। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन होता है? दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, अ प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, और एक से ज्यादा एमिनो एसिड की जब चेन है तो हम क्या बोलेंगे उसे? पॉलीपेप्टाइड चेन, बिकॉज उसके अंदर आपस में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब हम उसकी सीक्वेंस को डिस्टर्ब करें
तो जब अगर हम बात करें कि एग्जांपल लिखा हुआ है तो ऊपर वाली जो चेन है वो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है नॉर्मल कंडीशन पे। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना है। तो आप इनके नाम बोलिए, क्या होता है, ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने। दैट इज अ वैलिन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटेमाइन, लाइसिन, ऐसे बहुत सारी चेन चल रही है कंटिन्यू, है ना। तो ये जब कंडीशन है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जब हम इसकी सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दें, सीक्वेंस कैसे डिस्टर्ब करेंगे, कोई पर्टिकुलर एमिनो एसिड को रिप्लेस करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पेसिफिक एमिनो एसिड दैट इज द ग्लूटामिक एसिड, और उसको रिप्लेस कर कर क्या आ जाए यहां पर, वैलिन। तो ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, अब ये क्या हो गया, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। और ये नॉर्मल कंडीशन थी, और इस डिजीज को हम बोलते हैं, कभी छोटी क्लासेस में नाम सुना होगा, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया डिजीज। सुना है कि नाम, एनीमिया तो जानते होंगे। एनीमिया ब्लड से रिलेटेड है। सिकल सेल का मीनिंग है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, अपना शेप डिस्टोर्टेड कर लेता है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में ये सीक्वेंस थी, और सीक्वेंस किसकी है, एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड क्या है, मोनोमर। मोनोमर से मिलकर के बनता है पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड दैट इज अ प्रोटीन। तो इसकी सीक्वेंस को जब डिस्टर्ब कर दें तो वो कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, सिकल सेल एनीमिया डिजीज। दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही है, सीक्वेंस ऑफ इट्स मोनोमर दैट इज अल्फा एमिनो एसिड। बात आ रही है समझ में। लिखो पहले इसको, स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर इसको लिखना। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ primary structure of protein is related to the sequence of its monomer unit. Primary structure of protein is related to the sequence of its monomer unit, that is alpha amino acid. Alpha amino acid. नेक्स्ट लाइन से लिखना, any changes in the sequence of amino acid, any changes in the sequence of amino acid, any changes in the sequence of amino acid, protein lose its biological activity. Any changes in the sequence of amino acid, protein lose its biological activity. एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, the replacement of one specific amino acid, the replacement of one specific amino acid, ब्रैकेट में मेंशन करना, glutamic acid by valine, the replacement of one specific amino acid, ब्रैकेट मेंशन करेंगे, glutamic acid by valine, ब्रैकेट क्लोज, in a hemoglobin, the replacement of one specific amino acid, ब्रैकेट में लिखेंगे glutamic acid by valine in hemoglobin, then defective hemoglobin occur, then defective hemoglobin occur, and disease is called sickle cell anemia disease. Defective hemoglobin occur and disease is called sickle cell anemia disease. अब इसको नोट कर लो। अब मैं जिससे पूछता हूं एक बार बताना मुझे, ल्यूसीन में आर क्या होगा, बता सकते हैं कोई भी एनिमल? चलो, आपको स्ट्रक्चर लर्न कराए थे ना प्रीवियस क्लास में। ल्यूसीन में आर क्या होगा भाई? आर ही तो चेंज कर रहे हैं हमारे, देख कर बताने के लिए नहीं बोला है, हाँ पेज पे। आर क्या होगा ल्यूसीन में?
आर ग्रुप चेंज किया था ना हमने, 3 तो सेम थे। चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, वैलिन में आर क्या होगा, फिर आपको लर्न ही नहीं हुए। वैलिन आपको बताया था ना, 2-2 3-3 कॉम्बिनेशन लर्न करने हैं। तो वैलिन दैट इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप। वैलिन के साथ क्या आता है, आइसोप्रोपाइल की जगह आइसोब्यूटाइल रखा तो क्या आएगा, ल्यूसिन। सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा तो क्या होगा, आइसोल्यूसिन। तीनों को एक साथ याद रखो। इसमें आर ग्रुप क्या होगा, हिस्टिडीन में। अब हिस्टिडीन आ रहा है तो सराउंडिंग के भी याद होंगे आपको। हिस्टिडीन के आसपास क्या था, भूल गए। हिस्टिडीन के पहले या बाद में कौन सा एमिनो एसिड था, ट्रिप्टोफेन। अरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किन स्ट्रक्चर्स में बना है, ट्रिप्टोफेन में बनाया है और हिस्टिडीन में बनाया है। तो ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन में क्या डिफरेंस था, एक में बेंजीन के साथ NH है, एक में डायरेक्ट लगा हुआ है। ये हो गया आपका ल्यूसिन। अभी बताया था, जैसे यहां पर क्या बोलता है, आइसोप्रोपाइल, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटाइल। थ्रियोनिन में क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल से जुड़ा हुआ है। प्रोलिन में क्या होता है, पी लाइक स्ट्रक्चर, डिफरेंट अमीनो एसिड है, पेंटासाइक्लिक रिंग के साथ। ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है, आर ग्रुप। एक तो होता है मिथाइल विद एसिड, एक इथाइल विद एसिड, तो इथाइल विद एसिड। ग्लूटेमाइन में क्या होता है, तो ग्लूटेमाइन का साथी कौन था, एस्पेरेजिन। दोनों को साथ याद रखना है, दोनों में एमाइड है, एक में मिथाइल प्लस एमाइड, एक में इथाइल प्लस एमाइड, ये इथाइल है। और लाइसिन में क्या होता है, ब्यूटाइल प्लस एमीन। ब्यूटाइल प्लस एमीन, एमीन कौन सा है, 1 डिग्री। और 2 डिग्री जिसमें आ जाए साथ में, दैट इज आर्जिनिन। तो ये लर्न करो भाई, इसको रिवाइज करो, लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया। और पेपर कैसे गया आरटी अभी आपका, बढ़िया। इन क्वेश्चंस में से तो कोई गलत नहीं करके आया ना कार्बोहाइड्रेट का, क्या किसी ने गलत, सभी सही है ना। और वो आपका सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से सभी सही है। लास्ट इंटीजर सही था, इंटीजर कर लिया था, विलियमसन ईथर। सेकंड लिखोगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है ना, कोई चीज पर क्या होता है कि क्लास में बोल रहे हैं तो उसको नॉट माइंड में सेट रखनी है। गड़बड़ कहाँ होगी, देखो एक गड़बड़ पूरे बायोमोलिक्यूल में लिंकेज रिप्रेजेंटेशन में होती है। जैसे एक लिंकेज का क्वेश्चन भी आपको आरटी में भी दिया था, है ना। तो अभी जब पूरा कंप्लीट कर लोगे, कुछ टाइम निकल जाएगा, तो माइंड में पेप्टाइड लिंकेज हमें ध्यान रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक हो गया, है ना। प्रोटीन्स में बिटवीन 2 अमीनो एसिड पेप्टाइड हो गया। एक लिंकेज और आएगा आगे बिटवीन 2, या हम यूं बोले कि डीएनए या इन न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमें मेंस के पहले हमारा और एग्जाम भी देना है, सीबीएसई का भी देना है, आप जिन भी स्टेट बोर्ड से हैं,
तो एग्जाम में थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब करोगे तो आपको सपोज आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या पूछ लिया सेकेंडरी, सेम मिस्टेक हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड में, और ये मैं आपको प्रूव करके भी बता दूंगा। अगर आगे जब हमारी बीच में और टॉपिक्स की क्लास होगी तब मैं आपसे ये पूछूंगा, आप आंसर सेकेंडरी का दोगे, है ना। इस बात को ध्यान रखना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपसे पूछेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। प्राइमरी के अंदर सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन हमें ध्यान स्ट्रक्चर आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या इसकी जगह में लिख दूं डीएनए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड या डीएनए उसके मोनोमर की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स ऑल। सेकेंडरी जब पूछेंगे तब स्ट्रक्चर की बात होगी, ठीक है। तो अगला मेंशन करो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब अगर मैं अभी तक हमने जितना पढ़ा, अभी मैं डिक्टेट हम करेंगे, मैं आपसे पूछ लूं कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा है कैरेटीन का, मायोसिन का, एल्बुमिन, है ना। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ कैरेटीन का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, तो नहीं बता सकते अभी हम। हमने कैरेटीन किसके अंदर पढ़ा है, फाइब्रस, है ना। हमने एल्बुमिन का पढ़ा है, ग्लोबुलर। उनके स्ट्रक्चर किस टाइप का है वो डिटेल यहां मिलेगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं, और दो टाइप्स कौन कौन से हैं। एक तो होगा आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा टाइप है आपका बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप लिखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के दो टाइप, अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। लिखें इसमें लिखो पहले अल्फा हेलिक्स के अंदर, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर बना लेना बाद में, उसमें लिख लो पहले इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन कर लेना उसे, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन CO, ऐसे लिख लो, ऑफ वन एमिनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन CO ऑफ वन, आप ये जानते हैं ना ये बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, CO ऑफ वन एमिनो एसिड रेसिड्यू एंड NH ऑफ फोर्थ एमिनो एसिड रेसिड्यू। Hydrogen bond formed between CO of one amino acid residue and NH of fourth amino acid residue, और ब्रैकेट में मेंशन कर लेना इंट्रामोलिकुलर H bond. In this structure of protein, hydrogen bond formed between CO of one amino acid residue and NH of fourth amino acid residue.
फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ड्यू टू दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, ड्यू टू दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड अप इनटू, बोर्ड पर लिखा हुआ है, कॉइल्ड अप इनटू स्पाइरल स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस पॉलीपेप्टाइड चेन is coiled up into spiral structure, coiled up into spiral structure। ठीक है, एग्जांपल लिख लें, कैरेटीन, मायोसिन एंड एल्बुमिन। कैरेटीन, अल्फा कैरेटीन, मायोसिन एंड एल्बुमिन। अल्फा कैरेटीन, मायोसिन आपने पढ़े हैं फाइब्रस प्रोटीन, एल्बुमिन आपने पढ़ा है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो तीनों का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? अल्फा हेलिकल। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही हमने डिक्टेट की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, और इनके एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं बस। अब जब भी प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछेंगे ना, ये स्ट्रक्चर बना के आते हैं, लेकिन ये किसका स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी का। लिखने में बहुत दिक्कत होती है ना, लिखने में बहुत, कई खुद ऐसे हाथ ही नहीं चलते, रिटर्न वर्क नहीं करते। अभी 2-3 दिन बाद कभी पूछेंगे ना, तो ये इधर मिक्स हो जाएगा या उधर चला जाएगा, ऐसा होगा। और जब डीएनए कर लोगे तो डीएनए में प्रोटीन घोल देना और प्रोटीन में डीएनए मिला देना, ऐसे ही होगा, एग्जाम्पल मिक्स हो जाता है। तो अगले लेक्चर जब होगा ना हमारा, लास्ट लेक्चर मतलब अगले में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक शीट मिला होगा प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एवरीडे लाइफ का, है क्या आप लोगों के पास? वो आपको लेकर आना है डिस्कशन के लिए अगली क्लास, है ना सभी के पास? उसके पीछे देखना 120 अबाउ क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्कस करने। देख लिया? नेक्स्ट लिखो, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें लिख लो पहले, फिर इसको बना लेना। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, इसमें भी एच बॉन्डिंग होता है, इसमें भी एच बॉन्डिंग होता है। दोनों टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड होता है। ठीक है, बस ये मेन डिफरेंस हमें ध्यान रखना है और एग्जांपल याद रखना है। तो लिख लो इसके अंदर बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, इसमें लिखें, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन intermolecular H bonding present in this structure of protein, intermolecular H bonding present due to this polypeptide chain, due to this polypeptide chain is stretched out to nearly maximum extension. Due to this, polypeptide chain is stretched out to nearly maximum extension full stop, आगे लिखा, this structure is resemble to pleated fold of drapery, बोर्ड पर लिखा हुआ है
यहाँ पे और लिख देता हूं, दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल टू प्लीटेड फोल्ड ऑफ ड्रैपरी. This structure resemble to pleated fold of drapery. Example लिखेंगे, fibrion protein present in silk. Fibrion protein present in silk. ठीक है, लिख लिया. एग्जाम्पल्स याद रखना है, इसमें एच बॉन्डिंग, इसमें भी एच बॉन्डिंग है ना, और इसमें इंट्रामोलिकुलर है, उसमें इंटरमोलिकुलर. फाइब्रस प्रोटीन वाटर सोल्यूबल या वाटर इनसॉल्युबल? वाटर इनसॉल्युबल. ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल. ऐसे ही हम लोगों ने वाटर सोल्यूबल हमने कार्बोहाइड्रेट में भी लिखा है, किसके अंदर? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में. तो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट कौन सा होता है स्टार्च का? एमाइलोज होता है. मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है स्टार्च का? एमाइलोपेक्टिन. ब्रांचिंग किस पार्ट में होती है एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन में? एमाइलोपेक्टिन. और ब्रांचिंग किस में होती है इसके अलावा? स्टार्च के अलावा और किस में होती है? ग्लाइकोजन, बिकॉज ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आगे, सेकंड लास्ट टॉपिक, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. Denaturation of protein. प्रोटीन का डीनेचुरेशन करना है. क्या कभी ये वर्ड सुना है कि आप लोगों ने, डीनेचुरेशन? अच्छा, इसका तो मतलब समझते होंगे. अबे ने एक्चुअल में क्या लैंग्वेज वाला टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं. अच्छा, हमारा ऐसा मन करता है लास्ट में, क्योंकि हम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार नहीं पढ़ा जा रहा, छोड़ के चले जाए. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. प्रीवियस चेक करोगे ना तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे. तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे इसको हम हमारी जो उधर रिएक्शन चलती है ना उससे हम बात करते हैं. जैसे एक टर्म्स होती है हाइड्रेशन. तो हाइड्रेशन आते आप क्या करोगे? वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करोगे. किस पर? डबल बॉन्ड पर. फिर बोलते उल्टा डिहाइड्रेशन, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे. अब हमें क्या करना है? हमने प्रोटीन तो पढ़ लिया, अभी प्रोटीन के सारे टाइप्स हो गए, क्लासिफिकेशन सारा हो गया, इंक्लूडिंग मोनोमर, अल्फा एमिनो एसिड भी पढ़ लिया. हमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन करना है. एक्चुअल में डीनेचुरेशन यहाँ पर हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, तो एवरीडे लाइफ में हम क्या यूज करते हैं वो डिटेल देखनी है हमें. तो प्रोटीन का पार्ट पूरा हमने पढ़ लिया, तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होगा? तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जो इसका सबसे मेन एग्जांपल है, वो क्या होता है? पढ़ा है आप लोगों ने, एल्बुमिन. अच्छा, एल्बुमिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एक के अंदर प्रेजेंट होता है. और कौन सा प्रोटीन है ये? ग्लोबुलर प्रोटीन है ना. अब यहां पर हमें देखना है कि जो एक के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है एल्बुमिन, वो हमारे लिए क्या, कैसे बेनिफिशियल होगा. तो इसका एक सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो ये होता है कि हमें एल्बुमिन का क्या करना होगा? कोएगुलेशन करना होगा. जैसे आगे आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री में ये वर्ड आपको मिलेगा, कोएगुलेशन. किसका कोएगुलेशन करना है? करेंगे हम एल्बुमिन का. अब एल्बुमिन का कोएगुलेशन होगा कैसे? कि जब हम एग को बॉईल करेंगे, एग को बॉईल करेंगे तो उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन का कोएगुलेशन हो जाएगा. अब कैसे होगा? कि जब हम एग है उसको बॉईल करेंगे
तो इसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट है वो व्हाइट लेयर बना लेगा, और वही प्रोटीन पार्ट क्या होता है, एल्बुमिन होता है। अभी भी लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि डीनेचुरेशन क्या होता है। तो डीनेचुरेशन क्या होगा कि जब हम प्रोटीन पर कोई कंडीशन अप्लाई करें, कंडीशन कौन सी, उसको टेम्परेचर दें या कोई पीएच की कंडीशन अप्लाई करें, तो प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहां क्या होगा कि जो इसके अंदर प्रोटीन है एल्बुमिन, उसका कोएगुलेशन हो जाता है। पूरी डिटेल अभी और मैं बताऊंगा। दूसरा एग्जांपल होता है इसका कर्डिंग ऑफ मिल्क, वो भी किसका एग्जांपल है, डीनेचुरेशन। तो जो एवरी रूटीन लाइफ में जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट, वहां पर ये बेनिफिशियल होता है कि हमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन करना है, जैसे दूध का दही में कन्वर्ट होना है, ये बहुत हम सभी जानते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ डीनेचुरेशन, उसका पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर लेनी होती, जैसे आप लोगों ने ये फिजिकल में पढ़ा होगा सभी ने, एंट्रोपी सभी जानते हैं, एंट्रोपी जानते हैं सभी, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एक नॉर्मल सी अगर आपसे इंफॉर्मेशन ली जाए कि भाई सॉलिड से लिक्विड में अगर हम जाते हैं तो एंट्रोपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ता है कम होता है, अरे सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो एंट्रोपी क्या होगा, यहां पर बढ़ जाएगी। उल्टा करके देख लेते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो एंट्रोपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाती है, पक्का है ना, कोई डाउट तो नहीं है। एंट्रोपी से रिलेट कर रहे हैं हम इसको। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक एग्जांपल एंट्रोपी का भी है, एंट्रोपी का एक्सेप्शनल केस भी आप इसको बोल सकते हो। तो लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे एंट्रोपी कम होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे एंट्रोपी बढ़ जाता है। अब इसको इस पे अप्लाई करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें प्रोटीन को टेम्परेचर या कंडीशन देनी है, पीएच की कंडीशन, या उसको हीट करना है। तो अगर हम देखें कि लिक्विड से सॉलिड में जाने पे एंट्रोपी जनरल कंडीशन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इस केस में एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम एग को बॉईल कर रहे हैं तो एग के अंदर बिफोर बॉईल लिक्विड प्रेजेंट है, और जब हमने उसको बॉईल किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड से सॉलिड में जाने पे एंट्रोपी कम होता है, लेकिन यहाँ बढ़ जाता है। रीजन है ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने प्रोटीन पढ़ लिया और हमें अभी तक ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और जब आप उसको टेम्परेचर दोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब टूटेंगे कैसे, कि जो भी ग्लोबुलर फॉर्म में थे, ग्लोब्यूल्स जिन्होंने बनाए, वो जब भाई ग्लोब्यूल्स कैसे बने थे, ये हेलिक्स फॉर्म कैसे आई, आपने देखा ना, कॉइल्ड अप इनटू स्पाइरल स्ट्रक्चर। तो जब आपने उसको टेम्परेचर दिया तो कॉइल फॉर्म अनकॉइल्ड हो जाएगी, तो ऑल ओवर क्या होगा कि जो एज बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। इट मींस क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और जब रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो लिक्विड से सॉलिड में जाने पर यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मेरी बात आ गई समझ में, अभी डिक्टेट कर लेते हैं इसको, लिखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें लिखें when protein present in native form, when protein present in a native form, when protein present in native form, कॉमा लगा के लिखना आगे, changes in temperature or pH, changes in temperature or pH हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब, कॉमा लगा के लिखते जाना आगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, hydrogen bonds are disturbed. Due to this, hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold, यहां पर लिख देता हूं, due to this, globules unfold and helix get uncoiled. Globules unfold and helix get uncoiled. It means
it means during the denaturation, secondary and tertiary structure of protein, it means during the denaturation, secondary and tertiary structure of proteins are destroyed. Secondary and tertiary structure of protein are destroyed. Only primary structure of proteins remains intact. Only primary structure of protein remains intact. एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें. The most common example of denaturation of protein is coagulation of albumin. The most common example of denaturation of protein is coagulation of albumin when egg is boiled. दूसरा एग्जाम्पल और लिख लेना, कर्डिंग ऑफ मिल्क. कर्डिंग ऑफ मिल्क. अब यहां पे ये जो आपने भी स्टेटमेंट लिखा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है. आपने देखो एक लाइन लिखी है कि ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी कितने ही स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के फॉर्म्ड हो जाएं, अगर डीनेचुरेशन हो रहा है तो वो सारे स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. वन एंड ओनली क्या बचेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन करेंगे तो जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहे हैं आगे, वो सब एच बॉन्डिंग की वजह से हो रहे हैं. और जब हम उसको डीनेचुरेशन करेंगे तो सारे एच बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर. बात आ गई समझ में? तो इसका एग्जांपल अपने नोट कर लो, कोएगुलेशन, और दूसरा है कर्डिंग ऑफ मिल्क. और एक चाहो तो अब साइड में कहीं लिख सकते हो एंट्रोपी से रिलेट करते हुए कि लिक्विड से सॉलिड में जाने पर यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है इस केसेस में ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. उसके भी आगे ब्रैकेट में मेंशन कर लेना ड्यू टू एच बॉन्डिंग, या यूं लिख सकते हैं ड्यू टू रैंडमनेस. अपनी लैंग्वेज में लिख लो, इंक्रीज रैंडमनेस, जैसे भी आप लिखना चाहें, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको याद रहेगा. लास्ट टॉपिक प्रोटीन का लिखेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. प्रोटीन का लास्ट टॉपिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट.
हेडिंग लिखो आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड। अच्छा, इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या? पहले तो इसका नाम बताओगे, इसका क्या होगा नाम? इस एमिनो एसिड का क्या नेम हो सकता है? कोई नाम नहीं, हमने तो आर लगाया। अब आर चेंज करोगे तो नाम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CH3 मेंशन कर दिया तो आप क्या बोलोगे? दैट इज एलेनिन, है ना? अच्छा, इससे कुछ इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है क्या? देख लो पहले एक बार। इसको हमने मेंशन किया, दैट इज ज्विटर आयन। फिर दो फॉर्म लिखी है, एसिडिक और बेसिक। जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। बेसिक की जगह दे दिया था एल्केलाइन मीडियम। एक ही बात है। दो कंडीशन देखने को मिल रही है आपको कि जब हम एमिनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, और दूसरी कंडीशन है कि जब हम एमिनो एसिड को एल्केलाइन या बेसिक मीडियम प्रोवाइड करें। और बीच में एक कंडीशन है जिसको हम बोल रहे हैं एम्बिडेंटेड फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिडेंटेड? लिगेंड नहीं पूछ रहा, एम्बिडेंटेड फॉर्म क्या होता है? इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है। एम्बिडेंटेड में आंसर बाइडेंटेड का दे देते हैं हम, है ना? और ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं ना हम, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है ना, KCN AgCN। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिडेंटेड, क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज ये जो ज्विटर आयन फॉर्म है, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है कि जब अब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो क्या ये माइग्रेट करेगा? नहीं करेगा। या अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इसको देख लो। हमने एसिडिक सॉल्यूशन दिया, व्हेन एमिनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन बिहेव एज ए केटायन, दिख रहा है आपको, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव टुवर्ड्स टू कैथोड। when जब amino acid behave as in a basic solution alkaline medium behave as a anion and in electric field move towards to anode, but at the pH of middle phase amino acid convert into zwitter ion and when applied in electric field don't move any types of electrode। या हम ये बोल सकते हैं किसी और माइग्रेट नहीं करेगा, ना तो कैथोड की ओर जाएगा ना एनोड की ओर जाएगा। और वो कंडीशन क्या होगी? एम्बिडेंटेड, या हम ये बोल सकते हैं दैट इज द कंडीशन रिस्पॉन्स ज्विटर आयन, कि ना तो वो कैथोड की ओर मूव करे ना एनोड की ओर करे। जिस पॉइंट पर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बात आ रही है समझ में? जब हमने एमिनो एसिड था उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो एसिडिक सॉल्यूशन में किस तरह से बिहेव करेगा केटायन? व्हेन अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव टुवर्ड्स टू कैथोड। Amino acid in basic solution behave as an anion and in applied electric field move towards to anode, but at the pH of middle phase जिस पॉइंट पर amino acid convert into zwitter ion that is the isoelectric point। तो isoelectric point किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली pH से। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आगे लिखेंगे हम, isoelectric point या pH is equal to pKa1 plus pKa2 upon 2, ऐसे निकालेंगे हम, एवरेज ऑफ 2 pK। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर उसको नोट करना। लिखें, एमिनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एमिनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन बिहेव एज ए केटायन, एमिनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन बिहेव एज ए केटायन and in electric field move towards to cathode and in electric field move towards to cathode। आगे कंटिन्यू करेंगे, while amino acid in basic solution या alkaline medium, while amino acid in basic solution or alkaline medium behave as a anion and in electric field move towards to anode।
while amino acid in alkaline medium behave as an anion and in electric field move towards to anode. यहां तक लिख लिया, आगे कंटिन्यू करेंगे. But at the pH of middle phase, amino acid convert into Zwitter ion. But at the pH of middle phase, amino acid convert into Zwitter ion, and when applied electric field convert into Zwitter ion, and when applied electric field don't move any types of electrode, don't move towards to any types of electrode, don't move towards to any types of electrode known as isoelectric point. Don't move towards to any types of electrode known as isoelectric point. तो ये पहले लिख लो, फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी लिख लेना. दैट इज द एवरेज ऑफ 2 pK. हाथ दुखने लग गए होंगे, है ना? सब यूं बहुत तकलीफ हो रही, बहुत ज्यादा. जल्दी से लिखो. लिख लिया क्या? नॉट मेंशन करके कुछ पॉइंट लिख लेना. इसमें इसके नीचे लिखना नॉट मेंशन करके. इसमें लिखो फर्स्ट लिखना, फर्स्ट राउंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिपेंड्स ऑन, शॉर्ट में ऐसे लिख लेना पीआई. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिपेंड्स ऑन आर ग्रुप. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिपेंड्स ऑन कैपिटल आर, आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप. सेकंड पॉइंट लिखो isoelectric point of acidic amino acid, isoelectric point of acidic amino acid is average of 2 acidic pK. दूसरा आगे कंटिन्यू करना. अगला पॉइंट isoelectric point of basic amino acid is average of 2 basic pK. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड एवरेज ऑफ 2 एसिडिक पीके है, और बेसिक एमिनो एसिड का पीआई होगा एवरेज ऑफ 2 बेसिक पीके है. मेन इंपॉर्टेंट एसिडिक और बेसिक में ही दिक्कत आती है, और वैसे अगर जनरल कोई क्वेश्चन है न्यूट्रल का तो हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एवरेज लगाना है इसकी वैल्यूज का. अब हम क्वेश्चन करेंगे, जिसने नहीं लिखा हो लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं. बात आ गई क्या समझ में? आ गई? जैसे आपको तो ज्यादा समझ में आना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है ना.
चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लिखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, पीआई फाइंड आउट करना है हमें। बातें नहीं करें, इसको लिख लो भाई। ये 3 क्वेश्चंस पहले नोट कर लो। लिख लिया क्या? लिख लिया सभी ने? तो 3 क्वेश्चंस में जो इंफॉर्मेशन पहले देखनी है वो आप पहले बताओ। एमिनो एसिड सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो बताओ इसमें न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन सा है, बेसिक कौन सा है, एसिडिक कौन सा है। फिर दूसरी बात आप बताओगे उनके नाम, फर्स्ट का नाम, सेकंड का नाम, थर्ड का नाम, फिर हम पीआई फाइंड आउट करेंगे।
अभी है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सारी अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर ना देकर नाम से पूछा जाए, हो सकता है स्ट्रक्चर दे दिया जाए, नाम से मैच कराया जाए, तो आपको सारे क्राइटेरिया फॉलो अप करने हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर या एग्जांपल है, ये न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है? एसिडिक है। ये एसिडिक है। अच्छा, अभी जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में एक एग्जांपल लिखा था उसको देखो पहले, फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझे क्या? अभी ये भी दिक्कत है जब आप इसको एसिडिक बता रहे हो तो। जिस पॉइंट पर एमिनो एसिड कन्वर्ट इनटू ज्यूटेरायन या एम्बिडेंटेट फॉर्म गेन कर ली, इट मींस एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों आ जाए, ये होता है ना। अब ये जो एग्जांपल लिखा है दैट इज, हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ न्यूट्रल, जिस पे केटाइन भी और एनायन भी इक्वल, दैट इज अ न्यूट्रल एमिनो एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एमिनो एसिड? ग्लाइसिन। क्या नाम होगा इसका? अरे बोलो भाई। एलेनिन। ठीक है, अब इसका पीआई फाउंड आउट करना है हमें। तो पीआई का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ऑफ 2 पीके। तो न्यूट्रल में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस आपको पहचानना है क्या वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल में तो पूछा ही नहीं जाता, पूछे तो ये जाते हैं। न्यूट्रल में तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 पीके दिख रही है आपको, दोनों को एवरेज कर लो आप उसका। तो क्या है यहाँ पर? 9.69 प्लस 2.34.2, एवरेज आ जाएगा 6.02 समथिंग आएगी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगला बताओ, कौन सा एमिनो एसिड है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? अब यहां से हमें थोड़ा ध्यान रखना, कौन सा दिख रहा है? अच्छा, एग्जाम्पल का नाम बता दो। CH, CH2, 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 that is the alkyl. CH2 4NH2, that is the lysine. और lysine क्या होता है? That is a basic amino acid. ठीक है, अब इधर आ जाओ, पहले पीआई फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जल्दबाजी में हम क्या करेंगे कि भाई हमने तो पढ़ा है कि भाई पीआई क्या होता है? एवरेज होता है पीके का। तो तीनों की वैल्यू को एड ऑन किया, अपॉन 2 और आ गया पीआई। ऑप्शन में आंसर वो भी होगा, ऑप्शन में वो भी होगा। लेकिन अब आपको देखना है यहाँ पर, तो देखोगे कैसे? सबसे पहले फाइंड आउट करो कि एमिनो एसिड है कौन सा। तो आपने फाइंड आउट किया तो आपको देखना पड़ेगा, दैट इज, अगर हमें स्ट्रक्चर से पता लग रहा है तो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज द लाइसिन। तो अगर हम ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि एसिडिक बेसिक है, लेकिन हमें लाइसिन पता लग गया और हम जानते हैं कि लाइसिन क्या होता है? बेसिक। ठीक है, और दूसरी बात पीआई फाइंड आउट करना है, तो आपको देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा दिख रहा है इसके अंदर आपको? पॉजिटिव। एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा दिख रहा है? पॉजिटिव। अब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्स्ट्रा जब उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं H प्लस डालूंगा या OH माइनस डालूंगा? पर उस पर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज है तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे क्या डालना होगा अब? OH माइनस। इट मींस एसिडिक है तो मैं बेसिक डाल रहा हूं। और जब मैं बेसिक सॉल्यूशन डाल रहा हूं तो पीएच इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको ऑलवेज हायर वैल्यूज को पुट ऑन करना है। बात आ रही है समझ में? इट मीन जब आप पीआई फाइंड आउट करोगे तो आपको सबसे पहले देखना होगा एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। आपने ही फाइंड आउट कर लिया तो एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, तो आपको OH माइनस डालना है। इट मीन बेसिक मीडियम बढ़ा रहा हूं, इट मीन पीएच को इंक्रीज करना है, तो हायर वैल्यूज जो है उनको ले लो। तो क्या हो जाएगा? 10.79 प्लस 8.94 डिवाइडेड बाई 2, ये पीआई आ जाएगा। अरे मेरी बात आ रही है क्या समझ में? लिखो इसको। इसका आ जाएगा आपका 10.79 के करीब। अभी लिख लेना, अब अगला डिस्कस कर लेते, पहले लास्ट थर्ड वाला देखो। अच्छा, इसका नाम हो गया लाइसिन,
इसका नाम बता दो। दो चेन दिख रही है, इथाइल, दैट इज अ ग्लूटामिक एसिड। अब अगर सपोज किसी को चलो नाम नहीं पता है, अच्छा ये देखना है कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो आप क्या देखोगे, एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा दिख रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज है तो मुझे क्या ऐड करना होगा, H प्लस। H प्लस ऐड करूंगा, इट मींस पीएच इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज। इट मींस जो लोअर वैल्यूज हैं उनका एवरेज निकाल दो। तो लोअर वैल्यूज क्या दिख रही है वहां पर, उसका एवरेज निकाल दो, क्या हो जाएगा 4.25 प्लस 2.19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका पीआई आ जाएगा 3.22। अरे बात आ गई क्या समझ में, कुछ भी नहीं है ये आपकी, जब तक रिवाइज नहीं करोगे। जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। आपको जब घुमा कर पूछेंगे ना यहां पर, इसी से, ये तो जब बात है जब आपको स्ट्रक्चर पता हो, नाम पता हो, नाम देकर पूछ लें तो गड़बड़, नाम नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगी, स्ट्रक्चर नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तीनों एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं, न्यूट्रल भी है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। कई बार ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, तो आपने प्रूफ भी कर लिया। तो आपको अगर लिखना पड़े कि भाई पीआई का ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीआई ऑफ एमिनो एसिड, तो सबसे ज्यादा पीआई किसका होता है, बेसिक एमिनो एसिड का। दिख भी रहा है आपको, देख लो। बेसिक के बाद किसका होगा, न्यूट्रल का। और सबसे कम पीआई किसका होगा, एसिडिक का। तो ऑर्डर लिख लेना, पीआई का बेसिक एमिनो एसिड, फिर एसिडिक एमिनो एसिड, और फिर आ जाएगा आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड, और फिर आ जाएगा आपका एसिडिक। क्या लिख देता हूं ऊपर, बेसिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल, एसिडिक। बात आ गई क्या समझ में। अच्छा इतनी डिटेल में ना जाओ, तो बस आप ये फाइंड आउट कर लो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो हमारे जो बेसिक्स हैं वो हमेशा हाई होने चाहिए, लो होने चाहिए। अरे हमारे बेसिक्स हाई होने चाहिए, लो होने चाहिए, हाई होने चाहिए। तो जब भी बेसिक वाला एमिनो एसिड है, हायर वैल्यूज को ऐड ऑन करना है। एसिडिटी लो होनी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तो हमेशा लोअर वैल्यूज पुट ऑन करना। बात आ गई समझ में। तो जब भी आप देखो पीआई के क्वेश्चन, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन में जो आप पुट ऑन करोगे वैल्यूज जरूर होगी। 3 को ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। अच्छा कई बार घुमाकर भी पूछ लेते हैं, तो हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है पीके बी इक्वल टू 14, तो कई बार पीके बी की वैल्यू दे देगा, तो आप जल्दबाजी में पुट ऑन करके वैल्यूज निकाल दोगे। तो आपको पीके बी दिया है तो पीके 1 में कन्वर्ट करो, उसको 14 माइनस से करो। बात आ गई समझ में। लिख लिया सभी ने। बड़े, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रोटीन। और एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बता देना मुझे। टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। बताओ जल्दी से। इंटीजर क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है।
हो गया? इतना टाइम तो नहीं लगेगा इसमें। तो उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जल्दी से रिकॉल कर लो। हो गया? कितना आएगा एक्सप्रेस वाई की वैल्यू? कितनी आ रही है? तो पहले x निकालो फिर y निकालो, दोनों को जोड़ दो। कितनी आ रही है? अरे ऐसा क्या कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? ओसा जोन का स्ट्रक्चर खोल लो, स्टीरियो सेंटर मिल जाएंगे आपको। हो गया? कितना आंसर बोलो, बोलो ना। 7 आ रहा है? हो गया गड़बड़। अब यार ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है भाई, आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब स्टीरियो सेंटर निकालना तो आपको आता होगा। आंसर कितना आ रहा है? 8। बोल नहीं रहे हैं बिल्कुल। 5 आ रहा है? 5 तो नहीं आएगा। x की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी आ रही है? इसका मतलब स्टीरियो सेंटर निकालना नहीं आ रहा है। तो आपका होमवर्क है, अगली क्लास में पूछूंगा। अगला क्वेश्चन और लिख लो जल्दी से, फिर क्लास ओवर करते हैं। आप क्वेश्चन शायद समझे नहीं है अभी, है ना? ये लिखा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में चलना है, शायद ध्यान नहीं दे रहे हो प्रॉपर। ये है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज को इससे रिएक्ट करना है, दैट इज अ फिनाइल हाइड्रोजाइन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन फॉर्मेशन में फिनाइल हाइड्रोजाइन के कितने मोल यूज लेते हैं, और जब 3 मोल यूज लोगे फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन, वहां पर स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करने हैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन लिखो पहले, फिर बताना अगली क्लास में। कंटिन्यू में बोल रहा हूं, नाम कॉमा लगा के लिखो या कैसे भी लिखना। ग्लाइसिन, अगला एलिनी, सॉरी वैलिन, एमिनो एसिड के नाम बोल रहा हूं। ग्लाइसिन, वैलिन, फिर ल्यूसिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। वापस बोल देता हूं, ग्लाइसिन पहला, फिर वैलिन, फिर ल्यूसिन थर्ड, फोर्थ है सिस्टीन, फिफ्थ आर्जिनिन, 6 मिथियोनिन, 7 लाइसिन, 8 ट्रिप्टोफैन। लिख लिया सभी ने? चलिए लिखें। इसमें आपको क्या क्या बताना है, वो इंफॉर्मेशन जो पूछी है वो लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कैपिटल एक्स फाइंड आउट करने। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कैपिटल एक्स। दूसरा क्वेश्चन लिखो, इसेंशियल एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कैपिटल एक्स। दूसरा लिखो, इसेंशियल एमिनो एसिड कैपिटल वाई। थर्ड लिखो, बेसिक एमिनो एसिड कैपिटल जेड। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एक्स, essential amino acid capital Y, basic amino acid capital Z. Find the value of capital M is equal to, लिख रहा हूं मैं, find the value of capital M x plus y plus z upon 4, ये find out करना है आपको। M
ये तो बता सकते हो? ये तो बता दो जल्दी से। अब तभी बता सकते हो जब आपको एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर पता हो। क्योंकि सल्फर लिंकेज कहाँ है तो स्ट्रक्चर याद होगा तो बता दोगे। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए ना उसमें से फाइंड आउट करना है। आपको 8-10 एमिनो एसिड के नाम दिए, उसमें से बताना है आपको। हो गया? हो गया? क्या आएगा आंसर? एक्स में तो आपसे पूछा है सल्फर लिंकेज, वाई में आपसे पूछा है इसेंशियल एमिनो एसिड, और जेड में आपसे पूछे बेसिक एमिनो एसिड। उसको डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ रहा है? तो एक्स की वैल्यू बताओ पहले क्या होगा? कितना? 1 2। और इसेंशियल एमिनो एसिड कितने? 6 दिख रहे हैं क्या? चलो। और बेसिक एमिनो एसिड कितने? 4 है। तो क्वेश्चन लिखाने का मेन पर्पस ये है कि कैसे आपको करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इंटीजर क्वेश्चंस है ये। जेड की वैल्यू कितनी होगी? जेड क्या पूछा है? बेसिक एमिनो एसिड। तो आप बेसिक नहीं पहचान सकते? उसमें पढ़ा है ना आप लोगों ने, स्ट्रक्चर भी तो बनाए हैं। लाइसिन और आर्जिनिन कितने होते हैं? 2 है ना जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो कितने आ जाएगी? 2 डिवाइड कर दो 4 से, तो ऑलमोस्ट 2.5 के करीब आंसर आएगा। ठीक है? तो पहले वाले का में क्या दिक्कत आ रही है? पहले वाला भी बता दो। चलो अगली क्लास में पूछ लेंगे। लिख लेना इसका वैल्यू। एक्स की वैल्यू सल्फर लिंकेज कितने हैं? 2, इसेंशियल एमिनो एसिड है 6, और बेसिक एमिनो एसिड है 2। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल का, जो कि अगली क्लास में कोशिश करेंगे उसी में वाइंड अप करेंगे इसको। हो जाएगा, वैसे बहुत छोटा टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए कंप्लीट करना है। एक वो जो आपके पास शीट है वो लेकर आना है आपको। थैंक यू।